रविशंकर शर्मा भारतीय आंदोलन के बाद में, मैंने स्वतंत्रता आंदोलन के बाद अपना नाम रख लिया था। वैसे रविशंकर शर्मा प्राइमरी क्लास में पढ़ता था स्कूल शोभापुर, तहसील सोहागपुर। मेरे पिताजी मास्टर थे। उस समय मुझे याद है कि जब भी कोई नेता लोग आते थे कांग्रेस का प्रचार करने, तो उस समय बाजार में या मंदिर के सामने एक जाजम बिछा दी जाती थी, एक तख्त रख दिया जाता था। जाजम पे दर्शक लोग बैठते थे और तख्त पे नेताजी कुर्सी पे बैठते थे या आसपास नौजवान उनके दो चार खड़े रहते थे। शायद सन 1932 का ज़माना था। शायद जवाहरलाल नेहरू जेल से छूटकर कांग्रेस का प्रचार कर रहे थे। उस समय वो भी शोभापुर में आए, तो वहाँ के स्थानीय नौजवानों ने, नौजवान संख्या 15-20 होगी, तख्त रख दिया, जाजिम बिछा दी। इसके पहले ऐलान कर दिया था, मुनादी कर दी थी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू आ रहे हैं, उनका व्याख्यान होगा। तो नेहरू जी की प्रसिद्धि पहले ही हो गई थी, बहुत थी। तो कुछ आदमी कौतूहल बसा के जाजिम पे बैठ गए। मेरे पिताजी बैठ गए, मैं भी पहुंच गया। नेहरू जी का भाषण शुरू हुआ। क्या बोले मुझे याद नहीं, क्योंकि उस समय मेरी उम्र 10 साल की थी। जो कुछ भी बोले हों, परंतु उन्होंने आह्वान किया देश को आज़ाद करने के लिए नौजवानों की टोली बनाने के लिए आप लोग इसमें कांग्रेस में शामिल होइए और देश को आज़ाद करेंगे, ताकि हमारा देश विदेशियों की गुलामी से स्वतंत्र हो जाए और हम आज़ादी की सांस ले पाएं। तो आप लोगों में से कौन तैयार है? हाथ उठाइए या खड़े हो जाइए। जो मेरे साथ ये नौजवान खड़े हैं, इनके साथ में तो जितने बैठे थे वो सब बैठे रहे। मुझे कि चंद्रशेखर आज़ाद की बलिदान के बाद हड़ताल की थी हम लोगों ने स्कूल में और जुलूस निकाला था, तो पुलिस वालों ने हमको बेइज्जत लगा के भगा दिया था। तो कुछ वो याद आ गई, तो हमने कि हम भी देश सेवा करेंगे। मैं खड़ा हो गया। मेरे पिताजी ने, वो शिक्षक थे, हाथ पकड़ के बिठा लिया मुझको, तो मैं हाथ झटक के फिर खड़ा हो गया। तो इतने में नेहरू जी ने देख लिया, तो अपने एक वॉलंटियर को भेजा कि उस बच्चे को पकड़ के लाओ। मुझे जरा भय सा लगा कि नेहरू जी बुला रहे हैं, कि मैंने क्या कहा, मैं क्यों खड़ा हो गया, पता नहीं क्या करेंगे। बुला गए तो चले गए, तख्त पे खड़ा कर दिया। अब ऐसे मुझे थोड़ी कपकपी आ रही थी, पर नेहरू जी ने कंधे पे हाथ रखा और जो 40-50 आदमी बैठे थे, कुछ लड़के भी थे उनमें, उनसे कहा कि देखो, मेरे आह्वान पर, मेरे कहने पर ये छोटा सा बच्चा ये तैयार हो गया देश की सेवा करने के लिए। आप लोगों को सोचना चाहिए। इतना कहना था और क्या कहा होगा कि 15-20 लड़के और खड़े हो गए, तो वो एक टोली बन गई हम लोगों की। नेहरू जी ने हमारे कंधे पे हाथ रखा, तो मुझे कुछ गर्व की अनुभूति हुई। सभा तो समाप्त हो गई। पिताजी नाराज हुए, हेडमास्टर नाराज हुए कि अभी से तुम आवारा हो जाओगे। उस समय कोई इज्जत नहीं होती थी ज़्यादा, और हम जो ऐसे आदमी सुराजी कहलाते थे, वो खासकर जो शासकीय सेवा में थे, उनको भी बहुत भय लगता था अपनी सर्विस का। मेरे पिताजी भी शासकीय सेवा में थे, तो घर में आकर बड़बड़ाए, डांटा मुझको, आइंदा नहीं कभी करना ऐसा, चुपचाप रहे। पर मुझे गर्व हो रहा था कि नेहरू जी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा, और इसके बाद में 15-20 लड़के खड़े हो गए। तो पूरी शाला में, स्कूल में मेरी तारीफ होने लगी। लड़कों ने मुझको कंधों पर उठाया और काफ़ी मुझे मान दिया। कुछ शिक्षकों ने तो तारीफ की, कुछ शिक्षक नाराज हुए। अभी से यह हाल है तो आगे चल के क्या होगा। चलता रहा।
7th पास करके मिडिल स्कूल में सोहागपुर में भर्ती हुआ 8th क्लास में। शायद 4-5 महीने पढ़ा होगा। इसके बाद में चुनाव सन 36 के आ गए, 1936 के बाद में पता चला कि 1935 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारतवर्ष को कुछ अधिकार देने के लिए एक संविधान बनाया। उसके अंतर्गत प्रदेशों में विधानसभाओं के चुनाव होंगे। उनके अधिकार के बाद में बताएगा। तो उसमें होशंगाबाद के स्वर्गीय लाला अर्जुन सिंह, जो कि देहाती नाम रखते थे अपना, अगर लाला अर्जुन सिंह देहाती, कम पढ़े लिखे थे, पर वो उस समय के प्रसिद्ध नेता थे। पूरे जिले में उनका नाम था और सभी नेता उनको पहचानते थे। वो विधानसभा की सदस्यता के लिए खड़े हुए। उनके प्रचार के लिए, चूंकि मेरी भावना राष्ट्रीय हो गई थी, मैं स्वराजी, सब मुझे स्वराजी कहने लगे थे, तो मैं भी अपने को स्वराजी कहने लगा और उनके प्रचार के लिए मैं उनके साथ देहात में घूमने लगा। मैं भाषण देना जानता नहीं था, सब इतनी जानता था कि कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं इनको जिताकर विधानसभा में भेजना है और वहां जाकर ये अपने देश की आज़ादी के लिए काम करेंगे। मुझे याद है उस समय कि लाला अर्जुन सिंह जी के साथ राय बहादुर गजाधर सिंह जायसवाल, उनका नाम अभी भी भूल गया मैं, ये 3 खड़े थे। तो हम लोग नारा लगाते थे, राय साहब से नोट लो और लाला जी को वोट दो। ये नारा था मजाक में। और वो नोट मारते थे राय बहादुर, वो भी होशंगाबाद के थे, राय बहादुर थे। 2-3 महीने घूमे, स्कूल से गैर हाजिर रहे। खैर जैसे चुनाव हुआ, अब उसके मुझे पता नहीं कि चुनाव का परिणाम कब हुआ, कि हम तो चुनाव करके आ गए। उसी समय एक कलेक्टर होशंगाबाद के, जिसको डिप्टी कमिश्नर बोलते थे उस समय, और जितने थे वो सब अंग्रेज होते थे, भारतवर्ष में कोई नहीं होते थे। याद भी नाम मुझको FN कोल था। वो आया था सोहागपुर। तो जब डिप्टी कमिश्नर आया, जिले का सबसे बड़ा अधिकारी, और मिडिल स्कूल के स्काउट ने उसको सलामी देने के लिए कार्यक्रम बनाया था। और मैं भी स्काउट में था, क्योंकि 8th क्लास में पढ़ते थे। बरामदा में सब मास्टर लोग, टीचर लोग खड़े थे और वो डिप्टी कमिश्नर FN कोल भी आ गए। और उस समय यूनियन जैक, जिसको के अंग्रेजों का जो साम्राज्य का झंडा था, उसको सलामी देना था। तो मेरी भावना तो बदल गई थी, स्वराजी हो गया था। और चुनाव के दौरान तिरंगा झंडा, चरखा छाप मेरी जेब में रहता था छोटा। जब से चुनाव में जो झंडे आते, मैंने एक जेब में रख लिया था। और जैसे ही वो यूनियन जैक को सलामी देने के लिए ऑर्डर हुआ कैप्टन का वहां से, तो मैं बेचारा सोच नहीं सकता कि कौन सी भावना आई थी। मैंने अपने जेब से तिरंगा झंडा निकाल ऊंचा कर दिया, उंगली में पैदा कर। ये गुनाह हो गया, क्योंकि एक अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर के सामने यूनियन जैक को सलामी देते समय और एक विरोधी पार्टी का, विद्रोही पार्टी का तिरंगा झंडा सामने आ जाए, ये मामूली चीज नहीं थी। और गांधी टोपी मैंने जेब से निकाल के फिर सर पे लगा ली जब झंडा निकाल रहा था। तो और बड़ा भारी गुनाह हो गया। चपरासी को भेजा, मुझे पकड़ के ले गया। वहां मुझसे कहा जानो कुछ नहीं, झंडा छोड़ा लिया, टोपी छोड़ा ली। और हेडमास्टर ने मुझे 12 मिनट लगाई मेरे हाथ में। और इसके बाद में एक वहीं कुछ दूसरे भेजा के लिख के वो
इसको निकाल दो। एक कागज़ दिया और मुझसे कहा कि अब तुम जाओ, स्कूल नहीं आना, तुमको स्कूल से निकाल दिया। मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा था। कागज़ लिया, मैंने बल्कि पूछ लिया, मैंने क्या है ये? कि तुमको स्कूल से निकाल दिया, अब नहीं आना कल से तुम। हमने वहीं को फाड़ दिया कागज़ में और चले आए। घर में आकर इसका हल्ला मच गया था सोहागपुर में कि रविशंकर को स्कूल से पीट पाट के निकाल दिया। और क्यों निकाल दिया? क्योंकि तिरंगा झंडा फैला दिया उसने। मैं तो घर आ गया, सुबह पर 5-6 मील दूर था सोहागपुर से। पिताजी से बताया कि हमको स्कूल से निकाल दिया। कहा क्यों निकाल दिया? हमको नहीं मालूम। क्यों निकाल दिया? तो उन्होंने पता लगाया। फिर क्या, जो वॉलंटियर है कांग्रेस का, इसने तो झंडा कलेक्टर उसके डिप्टी कमिश्नर के सामने तिरंगा झंडा फहरा दिया और गांधी टोपी लगाया था। तो पिताजी मांगो क्या करोगे? चुपचाप रहे हम। दादाजी को पता चला कि हमारे चुनाव में इस लड़के ने काम किया था, तो इसको स्कूल से निकाल दिया। तो वो संगमऊ पहुंचे और हमको आश्वासन दिया कि बेटे घबराओ नहीं, हम तुम्हारे साथ में हैं और तुम पीछे नहीं हटना, तुम्हारी जो भावना बन गई। ये सब कुछ उन्होंने उत्साहित किया। उस समय 14-15 साल की उम्र थी मेरी। वो ले गए हमको वर्धा और बजाजवाड़ी में हमको सूत काटने पर तैयार वहाँ पर भर्ती कर दिया। कुछ लड़के और थे तो जो सूत इनको वॉलंटियर बोलते थे। जब कोई सभा वगैरह होती थी तो हम लोग उस समय सेवा कार्य करते थे, झाड़ू लगाना, जाजम बिछाना। और फुर्सत में बजाजवाड़ी में जमनालाल बजाज की बजाजवाड़ी में बैठकर सूत काटने थे और गांधी जी जय बोलते थे और सूत काट कर गांधी जी को भेंट करते थे। ये सन 37 की बात आ गई। अब 37 में गांधी जी सेगांव आए। उसका नाम सेगांव था। वो जमनालाल बजाज जी का गांव था वो। फिर बाद में सेवाग्राम हुआ है वो। तो लड़कों को उन्होंने सेगांव भेज दिया कि वहाँ जाकर सेवा कार्य करो, सूत भी काटना। और जो आश्रम बनाया, आश्रम के कार्य करता था, तो सफाई करना, लेटरिन साफ करने से लेकर और कपड़े धोना, पानी भरना, ये सब काम हम लोग करते थे। कोई सेवक नहीं थी। ये काम हमने वहाँ किया। इसके बाद शायद मेरी हाथ में जो सूत में काटता था वो सूत की क्वालिटी बड़ी अच्छी रहती थी। तो चरखा संघ, वो समझ अखिल भारतीय चरखा संघ की शाखा, मध्य प्रदेश शाखा, उसके संचालक आए थे। उनने सूत देखा था कि लड़का सूत अच्छा काटता है, इसको तो हम ले जाते हैं। तो 3 महीने रहा मैं वो सेवाग्राम में और हमको ले गए। वो ले गए तो वहाँ चांदा जिले में मूल उसका हेडक्वार्टर था चरखा संघ का, वहाँ रख लिया। तो हमसे सब प्रसन्न रहते थे क्योंकि जो काम कोई नहीं करता तो वहाँ हम आगे बढ़ते थे। वर्धा में जब भी कांग्रेस कमेटी की मीटिंग होती थी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की, क्योंकि गांधी जी वहाँ पास में रहते थे और वहीं में सभाएं, वर्किंग कमेटी मीटिंग होती थी, तो हम लोगों को 2-4 लड़कों को बुलाया जाता था वॉलंटियर बना के उसका प्रबंध करने के लिए। प्रबंध क्या? झाड़ू लगाना है, जाजम बिछाना है, पानी पिलाना है, चाय वाय अगर देती हैं उसके गिलास से सर्व, ये सब करना है। ये हम लोग करते थे। तो हम दत्त चित्त से अपना काम में लगा रहता था। जो हमें काम बताया जाता तो वही करते थे। तो सबके प्रिय हो गई थी। 45 में एक बैजनाथ महोदय का नाम सुना हुआ आपने, जो इंदौर स्टेट के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। वो उस समय गांधी सेवा संघ के सत्याग्रह आश्रम में एक प्रमुख फिगर थे। वो उनको सेंधवा
जो आजकल बड़वानी जिले में है, पहले खरगोन जिले में था। सेंधवा में आदिवासी बारेला लोग, उनके बीच में काम करने के लिए उन्हें कुछ स्वयंसेवकों की जरूरत थी जो कि अपना समर्पित हो जाए उनके प्रति। तो वो उन्होंने देखा तो मुझको पसंद कर लिया और कुछ लड़कों को पसंद किया। फिर उन्होंने सब बड़ा भायाभा तस्वीर खींची वहाँ की कि जंगलों में रहना पड़ेगा, पहाड़ों में रहना पड़ेगा, जंगली जानवरों के बीच में, कोई दुकान नहीं, कोई कुछ नहीं, वहाँ भीलों के बीच में रहना पड़ेगा, बारेलों के बीच में, और टपरी टापरों में कोई घर भी नहीं, कोई आपको अपने साधन नहीं मिलेंगे जीवन यापन के। अब इसमें कौन तैयार है? तो भैया मैं तो हमेशा तैयार रहता था, क्योंकि अब मैं ये सोचता था करूँगा क्या, जो कोई भी ले जाए कपड़े पहनना, एक कुर्ता एक पजामा या और खाने का मिल जाए, इतनी मेरी इच्छा। मैं तैयार हो गया, बाकी कोई तैयार नहीं हुआ। 7-8 लड़कों में से जो उन्होंने तस्वीर खींची उसमें से तो कहा साहब हम तो नहीं जाएंगे। हम कहते चलो देखेंगे, वहाँ पर देखते। वहाँ पर भी बारेला और भिलालों के बीच में, बारेला जैसे यहाँ गोंड वगैरह होती हैं उनको बारेला बोलते हैं बड़वानी जिले में, झाबुआ आपको जिले में। तो उनके बीच में 2 साल रहा और किस तरह से रहा, जीवन में कोई भी मुझे सहूलियत नहीं थी और जितनी भी जीवन के लिए कठिनाइयां होती हैं उस तरह से मैंने अपना समय निकाला। न खाने का ठिकाना, न सोने का ठिकाना, न रहने का ठिकाना। काम क्या था, बारेलों के बीच में जाना, गांव में उनके जो लड़के बच्चे थे तो 2-4 गांव के लड़के बच्चों को इकट्ठे किए, पढ़ाएंगे तुमको, पढ़ाएंगे हिंदी पढ़ाएंगे, ये करेंगे। तो वो कुछ तैयार हो गए। तो 20-25 लड़कों को इकट्ठे करके एक गांव में, एक टपरिया में एक स्कूल सही का हो गया। तो दिन को लड़कों को पढ़ाना और सवेरे शाम जाकर अपने संपर्क करना भी आज भी आश्रम में, यही काम था। भोजन के लिए किसी के यहाँ से कोई ज्वार की रोटी आ गई, कोई पत्ते की सब्जी आ गई, वो खा लेते थे, उतना ही रहता था। फिर कुछ मैंने भी कुछ सोचा कि मैं भी कुछ बनाऊं, तो बना कर खाएंगे। तो 2-4 बर्तन इकट्ठे कर लिए, तवा वगैरह, एक ईंटों का चूल्हा बनाया, लकड़ी तो बहुत मिलती थी, आटा वाटा ले आए। मुझको ये नहीं मालूम पड़ता आटा कैसे गूंथा जाता था, तो गीला हो गया। तवा गरम था, गरम क्या करना यार, तो आटे में शक्कर मिला के घी डाल के मैं से पी जाता था मैं, और वही पच जाता था। वही कच्चा आटा, वैसे ही कई दिन खाया कच्चा आटा। फिर बाद में एक हमारे साथी है, अरे यार ऐसा करने हैं, फिर उनने रोटी बनाने सिखाया हमको। तो हमने कहा यार ये झगड़ा अपन से नहीं बनता, अपन तो ये बारेले लोग 2 रोटी ले आते, उसमें सब्जी ले आते, 2 खा लेते, उतने मजे में। उनकी रोटी थाली सरीकी होती थी, 2 रोटी में हम दिन भर निकाल देते थे, और पत्ते की भाजी ये खाना था। तो ये हम 2 साल रहे। अब उस समय 47 में या 39 में द्वितीय महायुद्ध छिड़ा, तो अंग्रेजों ने, अंग्रेजी शासन ने भारतवर्ष से बिना पूछे युद्ध में भारतवर्ष को शामिल कर लिया। कांग्रेस ने विरोध किया। गांधी जी का कहना था कि हम युद्ध में सहायता देने को तैयार हैं, परंतु हमको अधिकार दो। तो वो उन्होंने कहना कि वो युद्ध के बाद में हम तुमको अधिकार देंगे, ऐसा सुना, ऐसा हमें याद है। तो उसको गांधी जी ने नहीं माना, उन्होंने उसको व्यक्तिगत सत्याग्रह बोलती कि हम युद्ध में आपको कोई सहयोग नहीं देंगे।
सत्याग्रह अक्टूबर 1940 में शुरू हुआ और उस समय जो सत्याग्रह करते थे उनकी खास छानबीन होती थी। आचरण कैसा है, स्वभाव कैसा है उनका, अहिंसा के प्रति वो कितने अहिंसा को जान मानते हैं, हिंसा बिल्कुल नहीं होना, ये उसमें था। और जो रचनात्मक कार्य कर रहे हैं, जैसे कि मैं कार्य कर रहा था वनवासियों के बीच में, या जो चरखा संघ में काम कर रहे हैं, या रचनात्मक कार्य उसको बोलते हैं, उनको आज्ञा नहीं थी कि वो सत्याग्रह देने की। और पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे। इसके बाद में आवेदन पत्र जाते थे, हम सत्याग्रह करेंगे, अपना पूरा उसमें भरना, विवरण भरना पड़ता था, उम्र, नाम, क्या करते हैं अभी, कहाँ तक पढ़िए, सब बताते थे। तो मेरा आवेदन पत्र निरस्त हो गया जिला कांग्रेस कमेटी से, क्योंकि मैं रचनात्मक कार्य में लगा था। तो वो मुझको कई आपको इसमें आज्ञा नहीं दी जाएगी। तो अब ये आत्मग्लानि हुई कि सब पेपर्स में समाचार पत्र में आ रहा है कि वो जेल चले गया, वो सत्याग्रह जेल चले गया। मैं यहाँ बैठा हूँ वनवासी जंगलों में। मैंने कहा मुझे नहीं करना, ये काम नहीं करना, हमको सत्याग्रह करना है। आज्ञा नहीं दी तो हम क्या, फिर भी हम सत्याग्रह करेंगे। अब संयोग से ये सत्याग्रह 1 साल चला, 1 साल करीब चला, 40, हाँ 1 साल करीब चल पड़ा है। इसके बाद में उन्होंने छूट के जिसको जाना हो सत्याग्रह करो, तो उसको स्वतंत्र सत्याग्रह ही बोलते थे। तो मैं स्वतंत्र उसमें शामिल हो गए। तो हम सेंधवा से आए बस में बैठकर। अच्छा, उसकी ये भी थी कि जहाँ जहाँ अंग्रेज राज्य वहीं सत्याग्रह होगा, देसी राज्य में नहीं होगा। तो हम देसी राज्य में थे, होलकर स्टेट थी वो। तो वहाँ से हम खंडवा आए और खंडवा में हमने झंडा फहरा दिया और बोल दिया कि सत्याग्रह का नारा था उस समय कि ना एक पाई ना एक भाई। इस युद्ध में हम एक पाई भी सहायता नहीं देंगे और ना हमारे किसी भाई को देंगे। ये हमारा नारा। जैसे कि 42 में भारत छोड़ो अंग्रेजी भारत छोड़ो, तो उस समय ये था कि ना एक पाई ना एक भाई। तो उसमें हमको, जैसे हमने झंडा फहराया और नारा लगाया और बाजार में, तो खबर हो गई थी कि सत्याग्रह हो रहा है। 2-4 लड़के थे हम, तो बस वो पुलिस पकड़ ले गई और हमें खंडवा जेल में रख दिया। छोटा जेल था, होशंगाबाद भेज दिया। 3 महीने की सजा हुई हमको। चूंकि उम्र कम थी तो इसलिए नरसिंहपुर भेज दिया बच्चों के जेल में। वहाँ से 3 महीने पूरे करके मैं छूट के आ गए। हम नाम बता देते हैं आपको, 2 आदमी। बोलिए। तो फिर देख लेंगे, क्या को परेशान तो सुधार लेना, सुधारना पड़ेगा ना। चलिए शुरू हो गया, हो गया शुरू। जी। जेल से छूटने के बाद मैं वर्धा चला गया और वहाँ से चरखा संघ में अपनी पुरानी जगह, फिर मैं उसमें काम करने लगा। मेरा खास काम पोनी बनाना ये तो था ही, और इसमें तो माहिर था, दूसरों को सिखाता था। परंतु जब भी वर्धा में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक होती थी, उसमें सेवक के रूप में, वॉलंटियर के रूप में मुझे खासकर बुलाया जाता था, क्योंकि मेरी सेवाओं से सभी प्रसन्न रहते थे। मैं किसी से कुछ प्राप्ति की आशा नहीं करता था, सिर्फ सेवा करना ही मेरा काम था, इसलिए मुझे सब चाहते थे। तो चरखा संघ के प्रधान कार्यालय मूल चांदा जिले में, तो वहाँ से मुझे वर्धा भेजा जाता था। वहाँ
सभी नेताओं से के दर्शन होते थे मेरे, और एक वॉलंटियर के रूप में मैं उस सभा में अपनी सेवा देता था। जाजम बिछाना, सफाई करना, पानी पिलाना नेताओं को, चाय वाय सर्व करना, और भी जो भी कुछ काम कहें वो सब काम बड़े उत्साह से करता था। देश के बड़े बड़े नेताओं के संपर्क में आने का मुझे मौका मिला। महात्मा गांधी के साथ तो रहा ही था, जवाहरलाल नेहरू, गफ्फार खान, वो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सरदार पटेल इत्यादि जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे, क्योंकि कार्य समिति में सभी थे, वो सभी आते थे। उसी दौरान नेताजी सुभाष चंद्र, उस समय नेताजी नहीं थे, वो सुभाष चंद्र बोस से भी के दर्शन हुए, उनके संपर्क में भी आया। वो 2 बार अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे, हरिपुरा में और त्रिपुरा कांग्रेस में। इसी समय वर्धा में कांग्रेस कमेटी की बेटी पंडित जवाहरलाल नेहरू की सेवा करने का मुझे मौका मिला। मेरी सेवाओं से सभी प्रसन्न रहते थे। कांग्रेस कमेटी की बैठक जबलपुर के त्रिपुरी में हुई, उसमें भी मैं स्वयंसेवक के रूप में अपनी सेवाएं दी मैंने। इस रचनात्मक कार्यक्रम में लगा रहा। 40 की बात है। गांधी जी उस समय के निर्णायक दौर पर पहुंच चुके थे। उनका कहना था कि सब्र का बांध टूट गया है, अब हम और प्रतीक्षा नहीं कर सकते, अभी नहीं तो कभी नहीं, और हमको अब आखिरी लड़ाई लड़ना है। और उन्होंने, मुझे याद है कि वर्किंग कमेटी की मीटिंग में ये भी कहा था कि पिछली बार की तरह आंदोलन में हिंसा का रूप देखकर मैंने त्यागपत्र दे दिया था। इस समय वो नहीं होगा, मैं पीछे नहीं हटने वाला। और ये भी उन्होंने कहा था कि अगर मेरा साथ कोई नहीं देगा तो मैं अकेले चलूंगा। कुछ नेताओं ने इस आंदोलन का विरोध किया, और तो गांधी जी अपनी बात पे अड़े रहे, तो स्मृति लौटाना पड़ेगी।